अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी ताहा पोपाटिया, फैकल्टी मेंबर फॉर सीए सब्जेक्ट्स एट आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। जनाब, आज की इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो सीए के कैफ 3 यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को एक फेमिलियरिटी देना है और एक ओरिएंटेशन सेशन है विद रिगार्ड्स टू कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस स्पेसिफिक सेशन का हमारा एजेंडा क्या है और हम क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द इंस्ट्रक्टर। मैं आप लोगों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, बैकग्राउंड दूंगा कि मैंने क्या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हासिल करी हुई हैं, कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ कैफ 3 CMA ऑल अबाउट, यानी कि ये जो हमारा कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है स्पेसिफ़िकली ये सब्जेक्ट क्या क्या डिस्कस करता है, इस सब्जेक्ट के दूसरे किसी और सब्जेक्ट से क्या लिंकेज है, यह सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे और इसके कंटेंट्स क्या हैं। फिर हम एग्ज़ामिनर कमेंट्स देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए पिछली 2 अटेम्प्ट के एग्ज़ामिनर कमेंट्स में से कुछ बुलेट्स जो है वो लिस्ट डाउन करे हैं और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इसके बाद हम मूव करेंगे कैफ 3 CMA के पास रेट्स की तरफ। हम ये देखेंगे कि जो हिस्टोरिकली इस सब्जेक्ट का पासिंग रेशो रहा है वो क्या रहा है, कितने लोग ये पेपर दे चुके हैं किस अटेम्प्ट में और कितने सक्सेसफुली क्लियर आउट हुए इस पेपर में। फिर हम मूव करेंगे अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस में मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बहरहाल कुछ टर्म्स सिलेबस में ऐसी होंगी जो शायद अभी मुमकिन तौर पर आपको समझ ना आए और जब आप इस सब्जेक्ट में इनरोल करवाएं और पढ़ना शुरू करें तो फिर आपको वो मज़ीद क्लियर होंगी। उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर आता है वो किस फॉर्मेट पर आता है, क्या उसमें MCQs हैं या नहीं, क्या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं पेपर के, इस तरफ हम डिस्कशन को लेकर जाएंगे। उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बता दूंगा एंड फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए आप कॉस्टिंग का कैफ 3 का पेपर कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे सक्सेसफुली इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला पास आउट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैं अपना आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता जाऊं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तकरीबन टीचिंग एक्सपीरियंस 12 से 13 साल का है। मैं ख़ुद ACCA मेंबर हूं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट हूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से, APFA यानी कि एसोसिएट पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट हूं, ACCA का एक पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट हूं जिसके एग्रीगेट हाईएस्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम के मार्क्स आए हैं। इसके साथ साथ मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो EY का भी रहा है और मैंने 2012 से 2016 EY कराची ऑफिस में काम किया। अपनी आर्टिकल्स जो मैंडेटरी आप लोगों की कैफ के बाद ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करी। साथ में मेरी न्यूमरस नेशनल पोजीशंस हैं एज अ स्टूडेंट। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ACCA के और CA के मुख्तलिफ पोजीशंस आई जो आप लोगों के सामने नज़र आ रही होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज़ कैफ 3 CMA ऑल अबाउट, यानी कि हम स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट की डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे होंगे कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन हो सकता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आपकी ज़िंदगी का पहला पेपर हो जिसमें आप कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर आखिर इस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या होगा, आखिर इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया क्या जाएगा। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ रहे हैं, हमें एसेट लायबिलिटी कैपिटल सारी बातें मालूम है, तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है। देखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली आपको 3 बातें सिखाई जाती हैं। वो 3 बातें क्या होती हैं? प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। सर, प्लानिंग से आपके क्या मकसद है, क्या मुराद है? कभी भी कोई भी कंपनी जब ऑपरेट करती है तो उसको अपने आने वाले टाइम पीरियड की यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है। हो सकता है वो आने वाले 1 महीना, 1 हफ्ता हो सकता है वो कि 1 साल हो या 10 साल हो।
सच एज कि किस दिन कितने सेल्स के यूनिट्स होंगे, किस दिन हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, और उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्शन प्लान्स बनाने हो। फॉर एग्जांपल कोई सीजनल प्रोडक्ट है तो हमें ये देखना होगा कि उस प्रोडक्ट का सीज़न कब है और उसके हिसाब से हमें कितनी प्रोडक्शन करनी होगी और कितनी रिसोर्सेज की नीड होगी। या किसी भी और तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हो सकती है कि उसने फ्यूचर में किस तरह से अपना बिजनेस रन करना है। सो पहली चीज़ जो आप इस पेपर में सीखेंगे वो ये है कि कैसे आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है रादर देन के हिस्टोरिकल अप्रोच हो, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है कि एक बात हो गई और उसको आपने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग से हटकर आप एक फ्यूचर, एक विजनरी सोच रखकर और कंपनी के फ्यूचर की बात करेंगे और उसको प्लान आउट करेंगे। दूसरा मकसद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का होता है कि आप में कंट्रोल के स्किल्स डेवलप करे जाएं। मिसाल के तौर पर कोई इदारा है और उसके एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उन एक्सपेंसेस को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएं, और किस तरह से एक इदारे के रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना है कॉस्ट को रिड्यूस कर कर। इसके बाद एक और एंगल जो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। एक कंपनी में बहुत सारे वक्तों पर आपको मुख्तलिफ डिसीजंस लेने होते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें तो लेट से आपकी कंपनी में एक कार की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है। क्या वो गाड़ी मुझे परचेज़ करनी चाहिए, या क्या वो गाड़ी मैं किराए पर ले लूँ, या क्या वो गाड़ी मैं इंस्टॉलमेंट्स पर किसी बैंक से निकाल लूँ। इस तरह के फ़ैसले भी डिसीजन मेकिंग के ज़रिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिसाइड करता है और कंपनी को रिकमेंड करता है कि बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या है। दूसरी एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग की ये हो सकती है कि लेट से आपकी एक कंपनी है और आप एक और कंपनी को ख़रीदने जा रहे हो, तो क्या ये एक वायबल डिसीजन होगा, एक फाइनेंशियली साउंड डिसीजन होगा कि आप दूसरी कंपनी को परचेज़ करो, एनालाइजिंग देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तीसरी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या हो, कितने में मैं किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करूं, कितने में मैं किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचूं, इस तरह के फ़ैसले करना। सो ये याद रखिएगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो हमेशा एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जितनी अच्छी प्लानिंग करेगा, चीज़ों को कंट्रोल में रखेगा और जितने अच्छे फैसले लेगा उतना ही सक्सेसफुल एक कंपनी हो सकती है। अगर कंपनी का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक से फैसले नहीं लेता, एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करता या प्लानिंग दुरुस्त नहीं करता, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। सर, क्या इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का किसी अगले पेपर से कोई लिंक है, या इसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? याद रखिएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड कॉमन सेंस। अगर आप ये दो चीज़ें अपने अंदर आप में हैं, अगर ये दो स्किल्स आप में हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, और आप एक कॉमन सेंस रखते हैं, तो आप इस पेपर को बड़े आसानी से क्लियर आउट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लैग करते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप इस कोर्स को पढ़ेंगे तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ें, बल्कि आप एज अ बिजनेसमैन एक अप्रोच रखकर इसको पढ़ें। बिकॉज जब आप एक बिजनेसमैन की अप्रोच से, एक CEO, CFO या एक डिसीजन मेकर की अप्रोच से इस पेपर को पढ़ेंगे, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश होंगी। इस पेपर को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और इस पेपर के पास करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या इस पेपर का किसी पिछले या अगले पेपर से कोई ताल्लुक़ होगा। ओवरऑल आपके CA की जर्नी में आप मुख्तलिफ पेपर्स पढ़ते हैं और एक पेपर का दूसरे पेपर से ताल्लुक़ होना एक बड़ी कॉमन बात है। इस पेपर के भी ताल्लुक़ बहुत सारे पेपर से है, लेकिन अगर मैं इसको एसोसिएट करूं या सबसे ज़्यादा जो इसकी लिंकेज है वो किन 2 पेपर से है या किन 3 पेपर से है ये बताऊं, तो पहला पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड्स का। क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर आप PRC में पढ़ कर आए हैं, वहाँ पर अपनी मैथ्स की जो स्किल्स थी उसको पॉलिश किया था।
यहाँ पर इस पेपर में उसकी एप्लीकेशन होगी। बहरहाल अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं थे तो कोई मसला नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अच्छा होने की ज़रूरत है। साथ में आगे आप मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर पढ़ेंगे, उस पेपर से भी इस पेपर का एक गहरा ताल्लुक बनता है। सो दिस इज़ कैफ 3 फॉर यू, यानी कि ये कैफ 3 का पेपर जो है वो किन सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है और इसमें आप क्या पढ़ रहे होंगे। अब हम कुछ रीसेंट एग्जामिनर कमेंट्स जो है वो रीड आउट कर और डिस्कस करते हैं कि उसमें एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है। एग्जामिनर कमेंट्स में से एक कमेंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है और वो कहता है एग्जामिनीज डिड नॉट एडहेयर टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस, यानी कि बिल्कुल ही बुनियादी उसूलों से जो एग्जामिनीज थी वो डिविएट कर रहे थे या उस पर जो है वो उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। बेसिक बुनियादी उसूल ये होते हैं कि कभी भी आप कोई पेपर देने जाएं तो उस पेपर के जो बेसिक या फंडामेंटल्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जब तक आपके वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप जो आने वाले उसके जो चैप्टर्स होंगे उसमें ज़रूर स्ट्रगल करेंगे। सो याद रखिएगा बच्चों, हर चैप्टर पर आपने अहमियत इम्पॉर्टेंस देनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। अगर बेसिक चैप्टर्स में आपको मसला होगा तो आखिरी चैप्टर में भी आपको वो मसला रहेगा, वो चैलेंज रहेगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमें डे 1 से जो भी पढ़ाया जाएगा उसको बहुत सीरियसली लेना होगा। हर चैप्टर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रखता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में बहुत सारे सवालात ऐसे भी आते हैं जो एक से ज़्यादा चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 टॉपिक्स या चैप्टर्स टेस्ट भी हो रहे होते हैं। सेकेंड कमेंट, जनरली ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज ऑफन अटेम्प्ट आंसर्स विदाउट अ क्लियर स्ट्रैटेजी एंड फॉर्मेट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का एक चैलेंज ये होता है कि बच्चों को इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं पता चलता। यानी कि अगर लेट से इसको मैं रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग के किसी पेपर से कंपेयर करूं तो हमें पता है कि भाई टी अकाउंट में डेबिट कहाँ होगा, क्रेडिट कहाँ होगा। अगर मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है तो उसमें नॉन करेंट एसेट्स आएंगे, फिर करेंट एसेट्स आएंगे, फिर लायबिलिटीज़ होंगी एंड सो ऑन। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का एक जो मसला स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये होता है, क्योंकि ये पेपर एक कॉमन सेंस और मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है। जब आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं तो आपने उसी वक्त उसका सलूशन निकाल कर और उसको अपने पेपर्स पर लिखना होता है। और क्योंकि इसका कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, देयर कैन बी मिलियंस ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो बच्चे इस बात से स्ट्रगल करते हैं कि वो बड़ी हैज़र्ड वर्किंग करते हैं। आपने ये बात इंश्योर करनी है कि ऑल्दो कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जिस तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक फॉर्मेट है, टी अकाउंट का एक फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है, लेकिन आपने स्ट्रेटेजिकली कोशिश करनी है कि कुछ हद तक आप फॉर्मेटिंग या रिफाइंड वर्किंग्स करें। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ पास पेपर्स करूंगा और उन पास पेपर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग को बेहतर कर सकते हैं और हैज़र्ड वर्किंग करने से बच सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है, एग्जामिनीज फेल टू ग्रैस्प द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड डू नॉट अप्लाई इट करेक्टली इन द सोल्यूशन। यानी कि जो पेपर देने बच्चा जाता है वो ये समझ ही नहीं पाता कि सवाल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जिसको आपने एड्रेस करना है। लास्टली, syllabus coverage should be improved so that concepts can be applied with ease in examination. अगेन वही वाली बात कि कुछ बच्चे बहुत सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, वो आखिरी दिनों में पढ़ने बैठते हैं और पूछ लेते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब देखिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर है, लेकिन क्योंकि उन टॉपिक्स का लिंक आपके पिछले बेसिक चैप्टर्स से है, अगर आप वो स्किप कर रहे हैं, अगर वो आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं या उसको टाइम नहीं दे रहे तो आपको आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा मसला आता है। और यही चीज़ आपके एग्जामिनर ने हाईलाइट की कि बच्चे जो है वो पूरी प्रॉपर कवरेज नहीं करते और इसलिए उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एग्ज़ाम में अप्लाई करने में उनको एक चैलेंज फेस आता है। अब हम बढ़ते हैं कैफ 3 कॉस्टिंग के पास रेट्स की तरफ। यानी कि हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली रिसेंट अटेम्प्ट्स में कितने बच्चे अपीयर हुए और कितने बच्चे पास हुए। सो आपके पास स्क्रीन्स पर एक पूरा चार्ट आ रहा होगा
और अगर आप इस पेपर का स्पेसिफिकली पासिंग रेशो देखते हैं, स्प्रिंग 2024 में तकरीबन 40%, ऑटम 23 में 23%, स्प्रिंग 23 में 55%, ऑटम 22 में 35%, स्प्रिंग 22 में 40%। इसका मतलब अगर मैं पासिंग रेशो की बात करूं तो पिछली कुछ अटेम्प्ट्स में लोएस्ट पासिंग रेशो 23% भी रहा है। ये वो अटेम्प्ट थी कि जिसमें पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था और बहुत सारे सवाल डिसीजन मेकिंग के टॉपिक के थे, जिसका मैं अभी जिक्र करूँगा। और दूसरे एंगल पर अगर हम देखें तो ऐसा भी हुआ है कि इस पेपर का पासिंग रेशो अराउंड 55% आया हो। यानी कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाली अटेम्प्ट में क्या होगा, या इसका इतना ज़्यादा इस पेपर का पासिंग रेशो कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये पेपर आपसे बहुत सारी मेहनत मांगता है, आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आप परफेक्शन के साथ पेपर देने के लिए जा रहे हैं। व्हाट इफ़ अल्लाह ना करे कि आपकी अटेम्प्ट जो है वो एक बहुत मुश्किल अटेम्प्ट हो जिसका कंपैरेटिवली लो पासिंग रेशो होगा, तो अगर आपकी तैयारी नहीं होगी अच्छी और आप डे 1 से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं। सो आपने ये बहुत ज़्यादा इंश्योर करना है कि डे 1 से आप अपने ट्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपका पेपर जो है उसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगी। इसके पास्ट पासिंग रेशोज कंसिस्टेंट नहीं नज़र आए, बल्कि बड़ी इनकंसिस्टेंसी नज़र आई है, और आने वाली अटेम्प्ट में क्या होगा हम बहुत क्लैरिटी से बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिजल्ट्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम इसके सिलेबस पर। अच्छा, कुछ टाइम पहले ये पेपर कैफ 3 के बजाय कैफ 8 होता था, यानी कि आपके कैफ में 9 पेपर्स होते थे और ये कैफ का सेकंड लास्ट पेपर होता था। अब ये बन गया है कैफ 3। सो जब से ये कैफ 8 से कैफ 3 बना है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पहले कैफ 8 कॉस्टिंग के पेपर में होते थे, अब वो MFA के पेपर में, यानी कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पेपर में चले गए हैं। बहरहाल स्टिल अगर मैं अभी भी इस पेपर की बात करूं तो इसका सिलेबस एक बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है और एक बहुत कम या बहुत इजी टू गो सिलेबस भी नहीं है। ये एक नॉर्मल सिलेबस है। आप ना ओवर बर्डन होंगे, ना आप ये समझें कि आपने बहुत कम पढ़ना। आपने इस पेपर को एक प्रॉपर टाइम देना होगा। आपने डे 1 से जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं उसकी प्रैक्टिस टाइम पर करनी होगी। आप लोगों के सामने सिलेबस लिखा हुआ आ रहा होगा। बहरहाल इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप अभी नहीं जानते, तो उनके डिस्कशन करना मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर बताता जाऊं कि आपका जो पेपर है वो 3 ग्रिड्स में डिवाइडेड है। आपके सिलेबस का पहला हिस्सा कहलाता है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, और तकरीबन 35 से 45 मार्क्स आपके पेपर में इस एरिया से आएंगे। इसमें आपको बेसिक कॉस्टिंग सिखाई जाएगी, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, रॉ मटेरियल क्या होता है, ओवरहेड्स क्या होते हैं। दूसरा जो आपका एरिया है वो है कॉस्ट फ्लो का एरिया, और उसमें 20 से 30 मार्क्स हैं और 3 टॉपिक्स स्पेसिफाइड हैं, जिसमें से प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एरिया है। और जो तीसरा एरिया है आपके सिलेबस का जो कि 30 to 40 मार्क्स रखता है, उसमें एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है। अलबत्ता कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, ये स्पेसिफिकली एक टॉपिक है। उसके बाद स्पेशल ऑर्डर्स, मेक और बाय डिसीजंस, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, शटडाउन एंड प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन डिसीजंस, ये सारे टॉपिक्स डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में आते हैं। एंड फाइनली एक एरिया जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल आता है। इन टॉपिक्स को जैसे जैसे हम अनफोल्ड करेंगे पढ़ते पढ़ते, और जब आप कवरेज करेंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। अभी इन टॉपिक्स के मैंने आपको नाम बता दिए, लिस्ट बता दी। ये लिस्ट आप अपने पास रख सकते हैं ताकि आप जब जब टॉपिक कवर करते रहें तो इसको आप टिक मार्क करते रहें। अब हम एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। मैं रीसेंट 2 अटेम्प्ट्स के ये जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है और इसके जो सेक्शंस हैं उसकी डिटेल्स की बात करता हूँ। तो लेट्स से स्प्रिंग 2024 की अगर हम बात करें तो उसका जो सेक्शन ए था, यानी कि जो पहला सेक्शन था पेपर का, उसमें टोटल 6 सवालात थे, और ये 6 सवालात
अलग अलग मार्क्स के थे, कुछ 8 मार्क्स, 9 मार्क्स एंड सो ऑन, बट मैक्सिमम जो मार्क्स थे पर क्वेश्चन वो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का एक मैक्सिमम क्वेश्चन था। 10 से ज़्यादा मार्क्स के सवाल सेक्शन ए में नहीं थे। सेक्शन ए के सवाल किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे। 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, इवन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में कंपैरेटिवली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और अगर स्प्रिंग 2024 की बात करें तो स्प्रिंग 2024 में 3 क्वेश्चंस सेक्शन बी में पूछे गए और मैक्सिमम मार्क्स पर क्वेश्चन जो था वो 15 मार्क्स था। अब यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि स्प्रिंग 2024 में टोटल पेपर में 9 अलग अलग सवाल आए, 6 सेक्शन ए में, 3 सेक्शन बी में, विच मीन्स कि जब आप पेपर देने जाओगे आपके पास टोटल 3 घंटे यानी कि 180 मिनट होंगे और इसमें मोर और लेस आपने 9 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 9 अलग अलग सिनेरियोज होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये थ्योरी का पेपर नहीं है, कंप्यूटेशनल पेपर है, प्योरली कंप्यूटेशन होगी। कभी कभी कुछ मार्क्स की थ्योरी बेसिक से बिल्कुल 2, 4, 5 मार्क्स की आ जाती है। मेन इस पेपर का जो फोकस होगा वो कंप्यूटेशन होगा। कंप्यूटेशन में आपने, आप समझ लें, 9 अलग अलग तरह के फैसले करने होंगे, डिसीशंस लेने होंगे, या सिनेरियो को देखते हुए आपने अपने क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। इसी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं ऑटम 2023 की अटेम्प्ट। ऑटम 2023 की जो अटेम्प्ट थी उसमें सेक्शन ए में अगेन आपके पास 6 सवालात थे, मैक्सिमम मार्क्स पर क्वेश्चन 10 मार्क्स थे। सेक्शन बी में आपके पास जो है वो 3 सवालात थे और 16 मार्क्स तक का भी सवाल आया था। यानी कि बेस्ड ऑन द रीसेंट अटेम्प्ट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पेपर का कोई भी सवाल 16, 17, 18 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 20, 25, 30, 40 मार्क्स का एक सवाल आ रहा हो। कंपैरेटिवली आपके जो सवाल वेरी करेंगे वो 7, 8 मार्क्स से लेकर 16, 17 मार्क्स के बीच में वेरी करेंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली लॉन्ग और टफ होंगे। सेक्शन ए के क्वेश्चंस जो है वो ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी सिलेबस एरिया अनटैप्ड या अनटच्ड ना रहे। अगर 9 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पूरा ही सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया जा रहा होगा। सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, क्योंकि हम वही बच्चे हैं जो जितना भी आप हमें समझा लें, जितना भी आप कह लें, हमने आखिरी 1.5 महीने में ही पढ़ना है। देखिए, पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि अगर आप सक्सेसफुल कैंडिडेट होना चाहते हैं और अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो काइंडली डे 1 से आप अपने आप को मॉनिटर करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं और काइंडली आखिरी वक्त के लिए चीज़ें ना छोड़ें। अलबत्ता अगर किसी मजबूरी के तहत आप बिल्कुल एंड में तैयारी शुरू करते हैं, या आप कहते हैं कि सर मुझे एटलीस्ट हिंट दे दें कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं, या उसके बगैर एग्ज़ाम का पेपर ही अधूरा है और ये टॉपिक्स आएंगे ही पेपर में, इस तरह के कुछ टॉपिक्स की आप लिस्ट दे दें ताकि हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें से सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग। आपके पेपर में डिसीजन मेकिंग का टॉपिक आएगा और आएगा। क्या सर डिसीजन मेकिंग का एक सवाल आएगा? नहीं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। सर क्या ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर शायद कॉस्टिंग अधूरी है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन काम ही ये होता है कि वो अच्छे अच्छे फैसले अपनी कंपनी को लेकर दे। तो आपके पेपर में डिसीजन मेकिंग लाजमी आना है और वो भी एक्सपेक्टेड है कि 30-40 मार्क्स का आएगा। या अगर किसी और टॉपिक से लिंकेज होगी तो उसमें भी वो आपसे फैसले करवा रहा होगा। इस पेपर का मकसद ही है कि आप में स्किल्स डेवलप करी जाएं जिससे आप फैसले ले सकें। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक सिंपल टू गो टॉपिक है। अगर आप अच्छा सेंस रखते हैं और इस टॉपिक में अगर आप एफर्ट्स करते हैं डे 1 से, तो आप इस पर बहुत अच्छी ग्रिप कर सकते हैं, और वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका कुछ आइडिया आपको किसी क्वांटिटेटिव मेथड्स के पिछले जो पेपर्स आपने दिए हैं उसमें हुआ है। अलबत्ता यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पर है। एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगेन इससे आपका दिमाग और आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स जो हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगी।
फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज करनी है, इससे रेलेवेंट कुछ बातें करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी फर्म में जाएंगे, ये इवन जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और आप ऑडिट्स कर रहे होंगे या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे। सो इस टॉपिक का भी टेस्ट होना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सर्टेन है। और साथ में एक प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक है जो कि एक चैलेंजिंग टॉपिक है। मेरी रिकमेंडेशन है कि बच्चे इस टॉपिक को एंड में कवर करा करें। सो ये वो टॉपिक्स हैं जिसके बगैर आपका पेपर अधूरा है और मोर और लेस आपके पेपर में 70 to 80 मार्क्स इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि पिछले टॉपिक्स अगर आपके अच्छे नहीं होंगे, अगर आपको बुनियादी या बेसिक बातें नहीं पता होंगी तो आप इन टॉपिक्स में स्ट्रगल करेंगे। लिहाजा आपने कोई शॉर्टकट नहीं लेना। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए लिस्ट दी जा रही है जो हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम करना चाहते हैं ताकि लास्ट डे पर वो क्या करें उनको वो मालूम हो। सो लास्ट डे आपने क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के दो तीन क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पेपर में 70 मार्क्स 75 मार्क्स इन टॉपिक से ही आने हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम जो अगली चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पर स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे हमें पढ़ाया जाएगा। सो स्मार्ट क्लासेस जो है वो एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉडल है, यानी कि आपको एक स्मार्ट प्लानर दिया जाएगा, आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट डे 1 पर दे दिया जाएगा, पूरा सिलेबस पूरा कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। आप चाहें तो वो 1 महीने में कवर करें, चाहें तो 2 महीने में कवर करें, चाहे तो वो 6 महीने पर स्प्रेड कर लें, डिपेंडिंग कि आपकी क्या कमिटमेंट्स हैं आने वाले 6 महीनों में, डिपेंडिंग कि आप कितना टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को देना चाहते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कितने पेपर्स पिक किए हैं। सो डे 1 पर आपको स्मार्ट क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा, उसमें सारे टॉपिक्स मौजूद होंगे, सारे टॉपिक्स की कवरेज होगी, प्री रिकॉर्डेड कंटेंट होगा जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कवर हो रही होगी। मुख्तलिफ टॉपिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। इस प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ साथ जो कि आपके पूरे कोर्स को कवर करेगा, प्रैक्टिस कंटेंट के साथ साथ अगर आप पोर्टल को देखेंगे तो वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस का टैब भी आ रहा होगा और एक्स्ट्रा लेक्चर्स का टैब भी आ रहा होगा। सर इन दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें। देखिए, स्मार्ट क्लासेस हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेसन्स हैं जो आपके लिए स्टूडियो में रिकॉर्ड करे गए हैं ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर सकें। बहरहाल, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट बहुत सारे सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपने पोर्टल पर कुछ पिछले बैचेस के एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी डाल दिए हैं जो कि जूम की रिकॉर्डिंग्स हैं। सर वो क्यों डाले हैं? उसकी रीज़न ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास 2 पेपर्स ही हैं, 1 पेपर ही है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये पेपर दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि रादर देन के पिछली 4-5 अटैम्प्ट के सवाल वो कुछ पुराने पास पेपर्स कर सकें, सच कोई सवाल 2010 का, कोई सवाल 2012 का कर सकें, कोई सवाल 2014 के पास पेपर से कर सकें। तो उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी डाल दिए हैं जिसमें पुराने पास पेपर शामिल हैं ताकि अगर कोई एक्सेसिव प्रैक्टिस करना चाहे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करना चाहे तो वो वहाँ से प्रैक्टिस कर सके। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी रिकमेंडेशन होती है कि सर हमें एक टॉपिक के 4 या 5 नहीं, आप हमें एक टॉपिक के 10 या 15 या 20 पास पेपर सॉल्व करवा दें। सो अगेन मैंने क्या किया है कि पोर्टल के 2 हिस्से किए। स्मार्ट क्लासेस में आपका एसेंशियल कंटेंट है जो आपने कवर करना ही करना है। एक्स्ट्रा लेक्चर्स में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू गाइड कर दूंगा। एक्स्ट्रा लेक्चर्स में वो कंटेंट है जो आपके लिए ऑप्शनल है, कुछ ऐसा है जो कंपलसरी है। मैं कहूँगा कि यार ये 4 चीज़ें या ये 4 सवाल ज़रूर देख लो। ये ऑल्दो 10 साल 5 साल 15 साल पुराने हैं लेकिन आपके लिए इस बार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या स्पेसिफिकली कोई कॉन्सेप्ट है जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स में है, ज़रूर देखना। और कुछ ऐसे एरिया होगा जो आपके लिए ऑप्शनल होगा। मिसाल के तौर पर आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, आप उस टॉपिक के 10 सवाल कर चुके हैं और आपको लगता है कि अब उसकी फर्दर नीड नहीं है, तो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि उसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो हैं उसमें उसके पास पेपर्स ना देखो, क्योंकि अगर आप 10 सवाल से अपने कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर सकते हो, 10 सवालों की प्रैक्टिस कर चुके हो, उसमें कोई मसला नहीं है, तो फर्दर भी आपको कोई मसला नहीं होगा। सो डू मेक श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आपके पोर्टल पर स्मार्ट
और एक्स्ट्रा लेक्चर्स दोनों के टैब्स मौजूद हों। साथ में हम कंडक्ट करेंगे वीकली लाइव क्लास, ताकि आप लोगों के मसलों का हल आप लोगों को दिया जा सके। ऑब्वियसली जब आप प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के ज़रिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे तो कभी कभार ऐसा होगा कि आपका कोई सवाल होगा, आपकी कोई क्वेरी होगी, या अगर इन केस कोई क्वेरी और कोई सवाल नहीं होगा तो मैं कोई क्वेश्चन आकर आप लोगों को लाइव सॉल्व करवा दिया करूँगा। सर क्या ये वीक में एक ही सेशन होगा? जनरली वीक में एक ही सेशन कंडक्ट किया जाता है, लेकिन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स डिमांड हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेशन कंडक्ट किए जा रहे हों, या इवन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट मुझे ये कह देता है कि सर मुझे 1-to-1 एक सेशन दे दें प्लीज़, मुझे 10 से 15 मिनट में एक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करना है। तो हम एक जूम की मीटिंग जो है वो कॉल कर और उसको ऑन ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सो इस तरह से आपका मुझसे कनेक्शन रहेगा और कभी भी कोई भी बात होगी तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकेंगे। साथ में आपको मैं वीकली असाइनमेंट्स दूंगा। अब ये वीकली असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए ऑनलाइन लर्निंग में ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, ट्यूटर के साथ, टीचर के साथ कितने अच्छे कनेक्शन में हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हो और साथ में आप जो है वो सोच रहे हो कि पोर्टल से मैं लेक्चर्स देख लूँगा और मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। आपने अपने ट्यूटर के साथ बिल्कुल अच्छे से कनेक्टेड रहना है, बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह से फिजिकल क्लासेस हों। सो मैं जब आप लोगों को वीकली असाइनमेंट्स दूंगा, आपने वो असाइनमेंट्स सॉल्व कर कैम स्कैनर से स्कैन कर मुझे सबमिट करने होंगे। रैंडम बेसिस पर मैं कुछ असाइनमेंट्स को चेक करूंगा, उसमें से जो की टेक अवेज होंगे वो ग्रुप के सारे मेंबर्स को बताऊंगा कि भाई इस बच्चे ने मुझे ये चीज़ सबमिट करी और उसमें ये 4 बातें अच्छी थीं और ये 3 बातें बुरी थीं, तो आप लोग भी नोट करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। सो ये असाइनमेंट्स प्यारे बच्चों बहुत सीरियसली आपने लेने हैं। हर वीकली असाइनमेंट को आपने टाइम पर सबमिट करना है ताकि टाइम पर उसकी चेकिंग हो, फीडबैक मिले और आप वक्त के साथ साथ बेहतर कर रहे हो, रादर देन कि आप बिल्कुल एंड के लिए चीज़ें छोड़ रहे हों। फिर आप लोगों के मंथली टेस्ट और मॉक एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करे जाएंगे। हर मंथ के एंड में मैं एक डेडिकेटेड वीक रखूँगा जिसमें मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर्स बताऊँगा, जिस चैप्टर्स को आप जो है वो पढ़ेंगे और उसके रेलेवेंट टेस्ट देंगे, और जब टर्म एंड होगा तो आप एक मॉक एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जिस पर आप मुझसे बात कर सकोगे, या हमारे पास एक टीचर असिस्टेंट अवेलेबल होंगे जो आप लोगों की क्वेरीज़ को और डाउट्स को एड्रेस कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन डलता है कोशिश करनी है कि उसको टाइम पर सॉल्व करें। वहाँ पर अगर कोई असाइनमेंट आता है कोशिश करनी है कि उसको आप टाइम पर सॉल्व करें। अगर आपने मुझसे कोई बात करनी है कोशिश करें कि व्हाट्सएप ग्रुप को ही यूज़ करें, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी डालें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। मैं अवेलेबल ना हूँ तो मेरे जो टीचर असिस्टेंट हैं वो आपको आंसर कर सकें, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो सबसे ज़्यादा चीज़ जिस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरा एम्फेसिस इस बात पर है कि स्मार्ट क्लासेस आप लोगों का बेहद टाइम बचाती हैं, लेकिन टीचर के साथ कनेक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आप प्री रिकॉर्डेड पढ़ें, आप अपना ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने में जो वेस्टेज होती है टाइम की, क्लासरूम में बैठने से जो वेस्टेज होती है टाइम की, टीचर ने एक चीज़ बोर्ड पर लिखी और उसके बाद बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के बाद टीचर जो है वो उसको रब कर नई चीज़ लिखता है और फिर बच्चे कॉपी करें, ये सारा टाइम बचा है। ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए हैं। शायद आप इसके थ्रू 3 पेपर्स देने का अगर सोच रहे थे फिजिकल पढ़कर, आप 4 पेपर्स भी दे सकते हैं, लेकिन अपने टीचर के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें। मैं आप लोगों को ग्रुप कॉल्स भी करूंगा, मैं आप लोगों के ग्रुप पर पोल भी क्रिएट करूंगा जिसके मैं चाहूँगा कि आप आंसर दें। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, टाइम पर सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं और पेपर से 1 महीने पहले आप अपना टारगेट बना लेते हैं कि मेरा कोर्स 100% कंप्लीट हो, ताकि आखिरी 1 महीने में मैं अपना एक रिवीजन कर सकूं और कोर्स को कंप्लीट कर सकूं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आसानी क्लियर होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर डिस्कस कर सकते हैं। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पर हमने एक पेड ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि पेड स्टूडेंट्स के लिए। साथ में हर सब्जेक्ट के कुछ पब्लिक ग्रुप्स भी हैं जिस पर अगर किसी बच्चे ने टीचर से कोई बातचीत करनी हो तो वो कर सके।
उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं अपनी पहली क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।